नमस्कार, मेरा नाम देवेश शर्मा है और मैं मूलतः मुरैना ज़िले का निवासी हूँ। अभी हाल ही में मुझे खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं देवेश आपको कि आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान मिला है आपको किस तरह की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मिला है? और इसको पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, ये एक्चुअल में सामाजिक वर्ग को ही पूरा सामाजिक कार्यों में को लेकर मिलता है। मेरे द्वारा मुरैना ज़िले के पहाड़गढ़ ब्लॉक में कुछ शहरीय गाँवों में रिसर्च वर्क भी किया गया था और उसके दौरान मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनकी शिक्षा छूट गई थी। तो मैंने उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ा और जिसमें से 2 लोगों ने अभी 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी है और 3 लोगों ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। हुँ। तो उसके अलावा मैंने मुरैना ज़िले के लगभग 200 गाँव में जाकर लगभग 450 से अधिक लोक कलाकार जो हैं वहाँ के, उनको सूचीबद्ध किया और उनको पूरा उनका डेटा मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द किया, जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी में। उसके अलावा विभिन्न जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, रक्तदान शिविर हो, प्लांटेशन हो, पौधारोपण हो, स्वच्छता अभियान हो, इन सब में भी मैं लगभग पिछले 2, 3, 4 वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। तो देवेश जी ये जो सम्मान आपको मिला है उस सेरेमनी के बारे में बताइए कि किस प्रकार का कार्यक्रम था? उसमें किसके माध्यम से आप तक ये किसी कर कमलों से आपको सम्मान मिला? जी, एक्चुअल में दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित युवा भारत संसद का यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइज़ेशन मतलब यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज़ की गई थी। जिसके समापन के सत्र में जितने भी भारत सरकार के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता थे, उन सबको बुलाया गया था और वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी और राज्य मंत्री रक्षा खडसे जी द्वारा ये सम्मान मुझे दिया गया। तो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ने के पीछे कुछ आपका कोई आदर्श रहा जिसके माध्यम से आपके मन में भी ये भावना आई कि नहीं मुझे भी अब सोशल एक्टिविटी करना है ताकि हम अपने ऐसे तबके के लिए कुछ कर सकें जो इनको उसकी आवश्यकता है। जी, जैसे एक मतलब मेरा ये है कि हमारे परिवार में शुरू से ही इस प्रकार के संस्कार मिले हैं कि हमें सामाजिक वर्ग को लेकर काम करना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों। तो अगर हम निमित्त मात्र भी अगर बन सकते हैं किसी के लिए, तो ये सौभाग्य की बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के लिए जो आदमी प्रयासरत कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर हमने उन्हें शिक्षित कर दिया या उन्हें स्वस्थ अगर वो रहेंगे, तो वो भोजन तो अपने आप कमा ही लेंगे। तो इसलिए मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना मेरा शुरू से मोटिव रहा है और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं इस काम में लगातार गतिविधि करता रहूँ, भगवान की कृपा मुझ पे बनी रहे तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा इसी में उनके। मुरैना में आप ऐसे कौन-कौन से इलाके आपने देखे जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर लोगों में साक्षरता का प्रतिशत कम है और यदि उनको कुछ ध्यान दिया जाए तो वो शिक्षा से नाता जोड़ सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं? जैसे मुरैना में एक पहाड़गढ़ ब्लॉक है, वो मेनली बहुत पिछड़ा हुआ है। ट्राइब्स भी हैं वहाँ, सहरिया जनजाति के लोग निवास करें क्योंकि वो श्योपुर बॉर्डर पे लगता है। तो पहाड़गढ़ ब्लॉक में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पानी की भी सुविधाएँ नहीं हैं अभी इस समय पे पानी पीने के लिए भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कई पहाड़गढ़ ब्लॉक के धोबनी, कन्हार गाँव हुआ या सबलगढ़ में एक पठानपुरा करके एक पड़ता है, वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। तो इन सब जगहों पे मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार हालाँकि अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पर मुझे लगता है कि अगर समाज के लोग भी आगे आएँगे तो वो समस्या जल्द से जल्द सुलझ सकती है। देवेश जी जब हम किसी नेक भावना से कुछ काम करते हैं, लोगों के बीच पहुँचते हैं, तो खुद ब खुद हमारे सामने राहें खुलती जाती हैं। तो आपने कुछ महसूस किया जब आपने शुरुआत की थी तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को आप सेवा देना चाह रहे थे लेकिन उस तरीके से आप नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपके कार्यों को लोगों ने समझा और फिर वो खुद ब खुद आपसे जुड़ते गए? हाँ, ऐसा हुआ था जब मैं कैलारस से आगे बढ़ रहा था तो सबलगढ़ और पहाड़गढ़ ब्लॉक में जब मैं पहुँचा तो वहाँ कोई साधन नहीं है जाने के लिए और मतलब मैंने शायद अप्रैल या मई में ये काम देखा किया था, तो उस समय भीषण गर्मी रहती है मुरैना वाले बेल्ट में। तो मैं अप्रैल मई से जब मैं शुरू करते हुए इस काम को जून तक पहुँचा पहाड़गढ़ ब्लॉक में, तो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कभी-कभी हालत ये था कि वहाँ दुकानें ही नहीं हैं, तो पानी तक नहीं मिल पा रहा पीने के लिए और मैं कितना ही कैरी कर सकता था। तो मुझे कई लोगों से जब मैं मिला उनसे और मैंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे इस काम के लिए यहाँ आया हूँ, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और जो शिक्षा वाला भी जो पक्ष है, उसमें भी लोकल के कुछ ऐसे युवाओं को वहाँ मैंने जोड़ा और उनसे कहा कि कुछ जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं फाइनेंशियल तौर पे आपको मदद करूँगा। बाकी मैं सोशल वर्क के जितने भी माध्यम से मैं आपको करा सकता हूँ वो कराइए, पर आप इन बच्चों को पढ़ाइए। तो उसमें से कुछ युवाओं ने उन बच्चों को पढ़ाया और उनको शिक्षा से पुनः जोड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी भी नेक काम के लिए जाते हैं तो लोग मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं और भगवान अपने आप रास्ता बनाता है उस चीज़ के लिए और हम केवल एक आदेश का ही एक तरीके से पालन कर रहे होते हैं उस समय। तो मैंने ये खुद महसूस किया है।
कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको हासिल हुआ जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी और ऐसे परिणाम निकल के सामने आए आपके कार्यों के? जी, मैं मतलब मुझे वही मैं कह रहा हूँ आपको कि जो शिक्षा वाला जो मुझे लगा जिसमें से 10वीं की परीक्षा 2 लोगों ने दी और 2-3 लोगों ने 8वीं पास की, तो मैं उसे अपने आप में क्योंकि मैं अगर इतना कर पाया तो मुझे लगता है मैं अपना जीवन सफल कर लिया और उसी काम को सरकार ने पहचाना और मुझे इस अवार्ड देकर मुझे सम्मानित किया। तो मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ और मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो मेरी इस यात्रा में साथी रहे हमेशा से, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिला, जिनका आशीर्वाद और प्रेम हमेशा मुझे मिला और उनके बिना सहयोग के कभी संभव नहीं हो सकता था। तो एक पक्ष तो शिक्षा का हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शासन स्तर पर भी चाहते हैं कि लोग मतलब वॉलंटरी उससे जुड़ें। तो जैसे कि अब पर्यावरण की हम बात कर लें, स्वच्छता की बात कर लें, तो इस फ़ील्ड में आपने क्या परिवर्तन लाने की अपनी तरफ से कोशिश की है? जी, मैंने स्वास्थ्य को लेकर मैंने कई बार ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन हुआ था मुरैना में भी और पूरे एमपी में भी कई-कई जगह से मेरे पास कॉल्स आते हैं, आज भी आते हैं कि हमें ब्लड की आवश्यकता है। तो मैं अपने स्तर पे जितनी उनकी मदद कर सकता हूँ, उतनी करता हूँ। एक बार का मुझे किस्सा याद आता है कि जब मुझसे किसी छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने ब्लड की बोला, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर किया और मैंने उनके लिए ब्लड का अरेंज कराया। तो उन छत्तीसगढ़ वाले भैया ने तो मुझे धन्यवाद बोल दिया था। उसके 2 दिन बाद मेरे पास एक इंटरनेशनल कॉल आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने वो रिसीव नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कोई स्पैम होगा। पर फिर वो जो भैया थे उनका मेरे पास कॉल आया कि वो कॉल आपको धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो दुबई से कॉल था और उनके कोई रिलेटिव थे जो छत्तीसगढ़ के थे, जो एमपी में एडमिट थे। तो ऐसे करके जब मैंने वो कॉल लिया उन्होंने जितना मतलब उनने जो बातें मुझसे कहीं, तो मुझे लगता है कि मेरा हर प्रयास सार्थक हुआ था उस दिन। तो मुझे लगता है कि रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान के तहत तो हम लगातार काम कर ही रहे हैं, जैसा कि इस समय सरकार भी इस पे बहुत ध्यान दे रही है। तो मैंने इन दोनों फ़ील्डों में भी ठीक काम किया तो अच्छा लगा, समझ के, सीख के चीज़ों को सीखने को तो मिल ही रहा है। बाकी बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को कोई सराहा जाता है और हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी की हम मतलब केवल ब्लड देने भर से अगर किसी की जान बच रही है तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आप इस पुरस्कार के मिलने के बाद आप किस प्रकार से और भी आपके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं ताकि आप अपने जो आपने सोच रखी है उसको परिणति की ओर ले जाएँ? जी, जब भी कोई उपलब्धि आती है या जब भी कोई ऐसा पुरस्कार सम्मान मिलता है, तो वो ये बात तो है ही कि वो अपनी नई ज़िम्मेदारियाँ लेके आता है। तो मैं इन्हें भी अब उस पहले की तरह इस ज़िम्मेदारी को निभाऊँगा और हमेशा सामाजिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जब भी मुझसे जो भी जैसा भी हो सकेगा, जो भी मदद मैं कर पाऊँगा समाज की, वो मैं हमेशा करना चाहूँगा। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस मार्ग पे तो बना ही रखना, बाकी तो चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। तो इसमें मैं ज़रूर आगे करूँगा, हमेशा तत्पर रहूँगा मैं इस काम के लिए। इस सम्मान के अलावा आपको और कौन-कौन सी उपलब्धियाँ अर्जित हुई हैं? कुछ उसके बारे में बताइए, चाहे वो राज्य स्तरीय हों या राष्ट्रीय स्तर की? जी, इसके अलावा मैंने राज्य स्तर पे कई प्रतियोगिताओं में ऐसे भाग लिया था, तो वहाँ फर्स्ट और सेकंड प्रतियोगिताओं में भी मैं आया हूँ। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का जब बाई 20 प्रोग्राम और अमरकंटक में हुआ था, तो मैंने एमपी का प्रतिनिधित्व किया था बाई 20 उसमें समिट में। उसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, नेहरू युवा केंद्र संगठन। उसके माध्यम से भी मैंने विभिन्न स्तरों पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये चीज़ें मुझे मिलती रहीं, ये उपलब्धियाँ मुझे मिलती रहीं, मेरे मार्गदर्शन में अच्छे सहयोगी मिले मुझे जिनने मुझे मार्गदर्शन दिया। तो मैं इसमें एक सुरेंद्र शुक्ला सर का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। तो वो पहले एनवाईकेएस के राज्य के नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक थे। अभी कुछ हाल ही में उनका देहांत हुआ है, तो उनके बिना नहीं था कुछ भी संभव। दूसरा मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो शुभम चौहान हैं। शुभम चौहान भैया हैं मेरे एक तरीके से बड़े और उनने हमेशा मुझे सहयोग दिया। हर चीज़ उनने सिखाई है मुझे, मैं ये मानता हूँ। तो ये 2 व्यक्तियों ने मुझे बहुत समर्थन दिया, बहुत सहयोग किया मेरा और इसके अलावा मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। देवेश जी, भारत युवाओं का देश है, माननीय मोदी जी भी हमेशा कहते रहे हैं। तो युवाओं के पास अभी बहुत सारे अवसर हैं और आप जैसे युवाओं को देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं। तो उनसे क्या कहना चाहते हैं कि वो किस प्रकार का दायित्व उनका बनता है कि वो अपने काम के साथ-साथ देश के लिए, समाज के लिए भी कुछ करने के लिए कदम बढ़ाएँ? जी, आज के समय में जैसा देश में माहौल है, चाहे वो भारत सरकार के प्रयासों से हो या राज्य सरकार के प्रयासों से हो, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे युवा इस समय केवल ऐसा नहीं है कि वो स्वयं के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो समाज के लिए सच में कुछ करना चाह रहे हैं। वो स्वयं के साथ-साथ समाज के लिए काम कर भी रहे हैं। ऐसे मैं तो हर मतलब जिस ज़िले में आप जाओगे, उस ज़िले में हज़ारों युवा हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उन सभी युवाओं को एक राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, जिस भी स्तर पर पहचान मिल सके उन्हें मिले। क्योंकि जब उन्हें पहचान मिलती है तो ऐसे कई लोगों को और मोटिवेशन मिलता है।
तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए अभी भारत सरकार भी अच्छा काम कर रही है, युवा भी इस भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामाजिक सेवा हो या स्वास्थ्य सेवा हो, सब में बहुत आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि उनको भी जल्द से जल्द कोई नई पहचान मिले और वो अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध रहें। बाकी जब स्वयं का विकास होता है, तो राज्य विकास करता ही और राज्य हुँ। करता है, तो राष्ट्र का विकास भी संभव है। तो मैं इसी धारणा के साथ चलता हूँ, तो मेरा मानना है कि सरकार काम कर रही है अच्छा इस समय। बहुत सारे युवा इस समय हम देख रहे हैं कि नकारात्मक पहलू से ज़्यादा गुज़र रहे हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी उनके पास आ जाती है यदि उनको कुछ कामयाबी नहीं मिलती है। तो आपको क्या कहना है इस संबंध में हमारे युवाओं से? जी, ऐसा तो नहीं है किसी को भी कि मुझे मतलब मैं ऐसा तो नहीं मानता कि मुझे भी पहली बार में ही हुँ। सफलता मिल गई और इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया। जीवन में असफलता तो आनी है, ये तय है। क्योंकि जब और असफलता नहीं आ रही इसका मतलब आप कुछ कर नहीं रहे। जी। अगर आप कुछ करोगे तो असफलता आएगी और असफलता से जब बार-बार लड़ोगे तो सफलता आना तय है। तो मुझे लगता है इसमें 2 चीज़ें जो मैं मान के चलता हूँ वो एक है धैर्य, दूसरा है समर्पण। एक समर्पण भाव के साथ धैर्य को साथ में रख लो, तो ना तो आप कभी भी डिप्रेशन में जाओगे, ना आप कभी किसी भी असफलता से डरोगे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, ये मेरा मानना रहता है। मैं अपने जीवन में इसी मूल मंत्र को लेके चलता हूँ, कि मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ, कि मुझे जो काम करने को आप दो मतलब मेरा जो हिस्से का काम है वो अपने करता रहूँगा, बाकी सब आपकी मर्ज़ी है, तो वो कराते भी हैं, तो धैर्य और समर्पण के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। तो मैं चाहता हूँ सभी से बोलना चाहूँगा मैं ये कि बिना धैर्य के मत चलिए, खूब धैर्य रखिए, खूब समर्पण कीजिए और खूब काम कीजिए। ये देश आपके लिए है, आप इस देश के लिए हो, तो इस देश का बनना और बिगड़ना आप ही के हाथों में है, आपका भी बनना और बिगड़ना आपके हाथों में है। तो मुझे लगता है हमें इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमें कोई भी सफलता हम हमसे बड़ी नहीं हो सकती, वो हमें तो ज़रूर मिलेगी और ये अभिमान नहीं है, ये मेरा विश्वास है। जी। कुछ और सोच आपने जो मन में रखी है जिससे आप दृढ़तापूर्वक आने वाले समय में करना चाहते हैं? जी, मेरा ये अभी वर्तमान में जो लक्ष्य मैं सोच के चल रहा हूँ, वो यही है कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर कुछ करना है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर कुछ करना है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि 3 मूलभूत सुविधाएँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास और भोजन। तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर शिक्षित है, तो वो अपना भोजन की व्यवस्था कर लेगा, ये तय है। और अगर कोई स्वस्थ है, तो वो भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई शिक्षित नहीं है और स्वस्थ नहीं है, तो आप उसको भोजन दिला दिला तो सकते हो, पर एक समय के बाद वो खुद नहीं करने लायक रहेगा। तो मेरा मेरा जो मोटिव है, वो यही है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जितना अच्छा काम कर सकता हूँ, उतना करूँ और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत के रूप में हम आगे बढ़ते रहें। ऐसे मेरा विश्वास और मनोकामना तो मेरी यही है अभी। देवेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोच मन में रखी है, उसे आप ज़रूर आने वाले समय में पूरा कर पाएँगे और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभर के सामने आएँगे। हमारी ये से आपने जो आपने इतना वक़्त दिया हमें, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना समय दिया और मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर।